बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2011 के एनटीएस के पास पेपर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 3 है वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन पी प्लांट द एलील फॉर राउंड सीड कैपिटल आर इज डोमिनेंट टू द एलील फॉर रिंकल सीड विच इज स्मॉल आर। अच्छा, पी प्लांट के बारे में बताया गया है कि उसका जो राउंड सीड का जो एलील होता है वो कैपिटल आर होता है और डोमिनेंट होता है रिंकल सीड पर, और रिंकल सीड का जो एलील होता है वो स्मॉल आर होता है। अब आगे बताया गया है कि येलो कलर जो डोमिनेंट है तो उसका जो एलील होगा वो कैपिटल वाई होगा और ग्रीन सीड का स्मॉल वाई होगा। अच्छा, फर्दर आगे बताया गया है कि डबल हेट्रोजाइगस राउंड येलो सीडेड प्लांट। अच्छा, इसमें बात की गई है डबल हेट्रोजाइगस, और आपको पता है राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है। तो इसमें डबल हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होगा? डबल हेट्रोजाइगस का मतलब होगा इसमें जो जीन होंगे तो डिफरेंट होंगे। इस तरह से इसका क्रॉस बनेगा। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं डबल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अच्छा, इसमें दो डिफरेंट जीन है लेकिन जो ये करेक्टर शो कर रहा है वो डोमिनेंट वाला शो कर रहा है जो कि है येलो राउंड। अच्छा, अब इस राउंड येलो सीडेड प्लांट को हम लोग क्रॉस करेंगे ग्रीन रिंकल सीडेड प्लांट से। ग्रीन रिंकल का जो एलील होंगे वो होंगे स्मॉल वाई, दो स्मॉल वाई आ जाएंगे, स्मॉल वाई और दो स्मॉल आर। अच्छा, अब आगे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 जनरेशन आर रिकम्बाइनेंट। अच्छा, रिकम्बाइनेंट का मतलब है कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसको रिकम्बाइनेंट कहते हैं, यानी कि पेरेंट से वो मिलती जुलती नहीं होती। अब हम इसका क्रॉस करेंगे, राउंड येलो सीडेड प्लांट का क्रॉस करेंगे हम लोग ग्रीन रिंकल सीडेड प्लांट से। अब उसके रिजल्ट में जो आएंगे वो चारों जो ऑप्शन है वो सामने आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ अगर क्रॉस करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो स्क्रीन पे मेंशन है। इसमें जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आया वो आया है येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल। येलो राउंड और ग्रीन रिंकल तो पेरेंट जैसे हैं और इसमें जो येलो रिंकल और ग्रीन राउंड है ये पेरेंट से डिफरेंट है। तो ये टोटल रिजल्ट 100% है, तो 100% में से जो 50% है वो F1 जनरेशन के रिकम्बाइनेंट है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रिमार्क थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 10 से लिया गया है सेंट टेक्स्ट बुक से, और उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिजीज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सारे पॉइंट जो है लिमार्क थ्योरी के हैं। अब इसमें से बताना कौन सा लिमार्क थ्योरी का नहीं है। तो ऑप्शन जो 3 है नेचुरल सिलेक्शन वाला, ये डार्विन थ्योरी का, और डार्विन थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वेर्सिला जोस्टर वायरस। अच्छा, ऑप्शन ए जो है हेपेटाइटिस ए वायरस, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से फ्लू वगैरह होता है। ऑप्शन डी जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इससे एड्स होता है। और रेबीज वायरस जो कि रेब्डो वायरस की वजह से होता है और ये डॉग वगैरह के काटने की वजह से होता है। और यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। लाइसोसोम फंक्शन इन, लाइसोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन करवाते हैं और लाइसोसोम को सुसाइडल सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इंटरसेलुलर डाइजेशन करवाता है। और लाइसोसोम का प्रोसेस कहाँ होता है? जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा की। जब अमीबा कोई फूड पार्टिकल अपने अंदर इंगल्फ करता है तो अमीबा के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर लाइसोसोम सेल अपने एंजाइम रिलीज़ करके उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि इंटरसेलुलर डाइजेशन हो। और इंसानों में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पर इंटरसेलुलर डाइजेशन नहीं होती। तो वहाँ पर लाइसोसोम का क्या काम होता है? जब मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं तो वहाँ पर लाइसोसोम आकर एंजाइम रिलीज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया की डाइजेशन हो। और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग गोल्गी बॉडीज़ करवाता है। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस कौन करवाता है? गोल्गी बॉडीज़। दी वायरसेस आर सेलुलर, नहीं सेलुलर नहीं होते क्योंकि सेलुलर होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब सेलुलर नहीं है तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट भी नहीं होगा। और विजिबल विद नेक आई, नहीं बिल्कुल नहीं देख सकते हम लोग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नॉन सेलुलर। बैक्टीरिया प्लाई हेल्प्स इन लोकोमोशन, नहीं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं फ्लैजिला। फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग का प्रोसेस होता है। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जो सेल होते हैं वो किसी लिक्विड मटेरियल को ईट करते हैं। और एक्सोसाइटोसिस एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। ये 3 प्रोसेस में भी हेल्प नहीं करता। तो बैक्टीरिया प्लाई हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में। अब इस तरह से होता है, बैक्टीरिया प्लाई की मदद से 2 बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट हो जाते हैं और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि प्लाज्मिड की कॉपी बन के एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होती है।
ट्रिपनोसोमा बिलोंग टू क्लास। अच्छा, जितनी क्लासेस हैं 5, इनको जो है लोकोमोटरी ऑर्गन की बेसिस पर इनके नाम दिए गए हैं और डिवाइड किया गया है। फ्लैजिलेट जो होती है फ्लैजिला के ज़रिए मूवमेंट करती है, तो इसका नाम फ्लैजिलेट है। सीलिएट सीलिया के ज़रिए मूवमेंट करती है। सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सक्टोरिया के पास जो होते हैं बचपन में जो है फ्लैजिला होते हैं, लेकिन अडल्ट एज में फ्लैजिला नहीं होते, तो ये सारी ज़िंदगी एक ही जगह रहकर सर्वाइव करते हैं, मूवमेंट नहीं करते। स्पोरोजोआ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, इनको जो है मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल है मलेरिया में क्या होता है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ को बिलोंग करता है, तो इसे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और ट्रिपनोसोमा की क्लास कौन सी है? सार्कोडीना की एग्जाम्पल में आता है अमीबा जो होता है उसकी कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ज़रिए वो मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सार्कोडीना। अब बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को खाता है और उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, किस चीज़ से बना हुआ होता है? डीएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। ये सारे फैक्टर जो होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और रेडिएशन। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। एमनियोसेंटोसिस इज परफॉर्म बिटवीन। सबसे पहले देख लेते हैं कि एमनियोसेंटोसिस होता क्या है। जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर की बॉडी के अंदर, तो बेबी के इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसको एमनियन लेयर कहते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब उस फ्लूइड को निकाल कर पता लगा सकते हैं कि बेबी को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, लाइक डाउन सिंड्रोम की बीमारी वगैरह, और उसका जेंडर भी पता कर सकते हैं। अब इसमें बताना है कि एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग कब निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, 16 एंड 18 वीक ऑफ गेस्टेशन। उससे पहले नहीं निकाल सकते क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट होती है वो कम होती है। अगर पहले निकालेंगे तो मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाता है, और स्टार्टिंग में वैसे भी मिसकैरेज का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से 16 और 18 वीक के दौरान हम लोग जो है एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर पता करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।